गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 तेल, रेशे, मसाले एवं औषधि उत्पादक पादपों का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रेशे उत्पादक पादपों के सामान्य उदाहरण। कौन कौन से पादप ऐसे होते हैं जिनसे रेशों की प्राप्ति की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रेशे उत्पादक पादप। वे पादप जिनसे रेशों को प्राप्त किया जाता है रेशे उत्पादक पादप कहलाते हैं। जैसे मूंज, कपास, सनई, पटसन आदि रेशे उत्पादक पादप माने जाते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने रेशों की प्राप्ति पादपों के किन किन भागों से की जाती है उनका अच्छे से अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना पादप के विभिन्न भागों जैसे पर्ण, स्तंभ, फल आदि भागों से रेशों की प्राप्ति की जाती है, जिन्हें सतही रेशे, स्तंभ रेशे, पर्ण रेशे एवं कोई रेशे कहते हैं। चलो तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से रेशे उत्पादक पादपों के सामान्य उदाहरणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उन पादपों के वानस्पतिक नाम, उन पादपों का कुल तथा पादपों का आर्थिक महत्व किस रूप में होता है उसका अध्ययन करते हैं। रेशे उत्पादक पादपों के सामान्य उदाहरण, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 मूंज। मूंज का वानस्पतिक नाम एरिएंथस मुंजा होता है। मूंज किस कुल से संबंधित है, इसके बाद इसके कुल का अध्ययन करेंगे। कुल मूंज ग्रेमिनी कुल से संबंधित होती है। उसके पश्चात मूंज उत्पादक भाग, पादप के किस भाग का उपयोग मूंज निर्माण में किया जाता है, तो पादप की पर्ण भाग का उपयोग मूंज निर्माण में किया जाता है या रेशे प्राप्त करने में किया जाता है। उसके पश्चात बात करते हैं पादप का आर्थिक महत्व। मूंज किस प्रकार से आर्थिक महत्व में अपनी भूमिका निभाती है। जो मूंज पादप होती है मुख्य रूप से इसे रेगिस्तानी घास के नाम से भी जानी जाती है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृदा कटाव को रोकने का कार्य करती है। इसकी लंबाई 5 से लेकर 8 फीट तक हो सकती है, जो कि रेगिस्तानी इलाकों में मृदा कटाव को रोकने का कार्य करती है। अब इस पादप से मूंज रेशे को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इस पादप से मूंजों की पर्णों को काट लिया जाता है। काटने के पश्चात उनकी पर्णों का एक बंडल बनाया जाता है। उस बंडल को लकड़ी के हथौड़ों की सहायता से पीटा जाता है। पीटने के पश्चात जैसे जैसे वो रेशे पतले धागे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनसे मुंजा रेशा निर्मित कर लिया जाता है। इस रेशे का उपयोग विभिन्न प्रकार की रस्सियाँ, चटाई, खाट भरने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की रस्सियों के उत्पादन में किया जाता है। तो इस प्रकार से मूंज आर्थिक दृष्टि से रेशों का प्रमुख भाग है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की रेशे सामग्री निर्माण में किया जाता है। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। रेशे उत्पादक पादपों के सामान्य उदाहरण नंबर 1 वानस्पतिक नाम एरिएंथस मुंजा होता है। वानस्पतिक नाम लिखते समय वानस्पति नाम का उपयोग द्विनाम पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। या तो नाम को लैटिन भाषा में लिखो या फिर उसे तिरछा लिखो या फिर नामांकित करने के पश्चात उसे नीचे से अंडरलाइन कीजिए। वह मूंज ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। मूंज उत्पादक भाग पादप के पर्ण भाग का उपयोग मूंज उत्पादन के लिए किया जाता है। और पादप का आर्थिक महत्व में लिखते हैं पादप पर्ण को एक बंडल पादप पान को एक बंडल
में बांध लिया जाता है, एक बंडल में बांध लिया जाता है तथा लकड़ी के हथौड़े से लकड़ी के हथौड़ों से उसे पीट पीट कर मुंजा रेशा बना लिया जाता है। इस रेशे का उपयोग विभिन्न प्रकार की रस्सियों के निर्माण में, खाटों को भरने के लिए तथा दरें, चद्दरें आदि निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार से रेशे उत्पादक पादप के प्रथम उदाहरण को आप नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम बात करते हैं रेशे उत्पादन के द्वितीय एग्जाम्पल कपास के बारे में। आप इसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं नंबर 2, कपास। कपास से किस प्रकार से रेशों की प्राप्ति की जाती है, चलो इसका भी अध्ययन करते हैं। कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम स्पीसीज अर्थात कपास की विभिन्न जातियां इस वर्ग में सम्मिलित की जाती हैं, जो मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कपास की विभिन्न जातियां रेशे उत्पादन में काम आती है। तो वानस्पतिक नाम में अपन लिखते हैं गोसिपियम जातियां। गोसिपियम जातियों के जो इसकी जातियां होती हैं वो मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त हैं, जिनसे अधिक मात्रा में रेशों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से जाति सूचक को शब्द को काम में लेते हैं। कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। रेशे उत्पादक भाग, कपास के किस भाग से रेशों को प्राप्त किया जाता है? कपास के फल भाग से रेशों को प्राप्त किया जा सकता है। हम कह सकते हैं सतही भाग जो मुख्य रूप से फल में पाया जाता है, उससे सतही रेशों को प्राप्त किया जाता है। कपास से सतही रेशे को प्राप्त किया जाता है, जो मुख्य रूप से फल भाग में उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात पादप का आर्थिक महत्व किस रूप में होता है? पादप से मुख्य रूप से तेल एवं रेशे दोनों को प्राप्त किया जाता है। पादप से तेल प्राप्त करने के पश्चात, पादप के बीजों से तेल प्राप्त करने के पश्चात जो शेष अवशेष बचते हैं वो खल कहलाते हैं, और खल का उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कपास से रेशों को प्राप्त किया जाता है। उन रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र निर्माण में, दरिया निर्माण में, चद्दर निर्माण में और विभिन्न प्रकार की रस्सियों के निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार से कपास भी हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रेशा उत्पादक पादपों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। चलो तो अब इनकी मुख्य जातियों के बारे में बात करते हैं। कपास की कौन कौन सी मुख्य 4 जातियां विश्व प्रसिद्ध या रेशे उत्पादन के लिए जानी जाती है, उसे भी हम नोट कर लेते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो बात करते हैं कपास की विभिन्न जातियों के बारे में। कपास की अनेक जातियां विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से व्यावसायिक दृष्टि से कपास की 4 जातियों का उपयोग किया जाता है। कपास की कौन सी 4 जातियां मोस्ट है, मुख्य रूप से उत्पादन में काम में ली जाती है? चलो उसका अध्ययन करते हैं। कपास गोसिपियम जातियां या गोसिपियम स्पीसीज। कपास की अनेक जातियों में से निम्न 4 जातियां व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 1 गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हार्बेरियम, गोसिपियम आर्बेरियम और गोसिपियम बारबेंडिस। तो चलो हम चारों जाति की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। गोसिपियम हिरसुटम, इसे ऊपरी भूमि कपास भी कहते हैं। गोसिपियम हिरसुटम, इसे ऊपरी भूमि कपास के नाम से भी जाना जाता है। विश्व भर में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली कपास गोसिपियम हिरसुटम ही होती है। इसका रेशा जो प्राप्त होता है लंबा, सफ़ेद एवं बारीक रूप में प्राप्त होता है, सर्वाधिक विश्व में उगाई जाती है। इसके पश्चात गोसिपियम हार्बेरियम, इस कपास को उपम कपास भी कहते हैं।
इस कपास को उपम कपास भी कहते हैं। इस कपास का रेशा मध्यम गुणवत्ता वाला होता है। इसके पश्चात गोसिपियम आर्बोरियम, इसे प्राय देसी कपास के नाम से भी जानते हैं। इस देसी कपास का जो रेशा होता है बहुत ही गुणवत्ता युक्त होता है। इस कारण इस जाति का उपयोग रेशे उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक किया जाता है। अब बात करते हैं गोसिपियम बारबेंडस, नंबर 4 जाति। इस जाति को मिस्र कपास भी कहते हैं। इस जाति का रेशा छोटा एवं मोटा होता है। तो चारों जातियां कपास की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप उन्हें फिर से अच्छे से याद कर लीजिए। व्यावसायिक रूप से कपास की निम्न 4 जातियों का उत्पादन किया जाता है। नंबर 1 गोसिपियम हिरसुटम, इस जाति को ऊपरी भूमि कपास भी कहते हैं। इस जाति को सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। विश्व भर में सर्वाधिक बोई जाने वाली कपास गोसिपियम हिरसुटम होती है, जिसका रेशा लंबा, सफ़ेद एवं बारीक होता है। उसके पश्चात गोसिपियम हार्बेरियम, इसे उपम कपास के नाम से भी जानते हैं। इस कपास से प्राप्त रेशा मध्यम गुणवत्ता युक्त होता है। बात करते हैं नंबर 3 गोसिपियम आर्बेरियम, इस जाति को देसी कपास के नाम से भी जानते हैं। इस जाति का जो रेशा होता है वो उत्तम गुणों युक्त होता है। इस कारण रेशे उत्पादन की दृष्टि से यह जाति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 4 गोसिपियम बारबेंडिस, इसे मिस्र कपास के नाम से भी जाना जाता है। इस जाति का रेशा छोटा एवं मोटा होता है। ये तो हमने कपास की चारों जाति के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कपास के रेशों के बारे में। कपास से मुख्य रूप से 2 प्रकार के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। एक प्रकार का रेशा लिंट कहलाता है, जो प्राय लंबे रूप में होता है। उसके विपरीत एक प्रकार का रेशा छोटे रूप में होता है, जिसे फज कहते हैं। आप इसे अच्छे से याद रखिए, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलो इसे नोट कर लेते हैं। कपास से मुख्य रूप से 2 प्रकार के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 1 लिंट, कपास के लंबे रेशे लिंट कहलाते हैं। और नंबर 2 फज, कपास के छोटे रेशे फज कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कपास के बीजों से तेल प्राप्त होने के पश्चात उनसे जो अवशेष बच जाते हैं वो खल कहलाते हैं, बिलोने कहलाते हैं, जिनका उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। अर्थात बिलोनों से खल प्राप्त होने के पश्चात, बिलोनों से तेल प्राप्त होने के पश्चात बचा अवशेष खल कहलाता है, जिसका उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। अब हमने रेशे उत्पादक पादपों के द्वितीय उदाहरण के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। अब इसे आगे वाले उदाहरणों के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रेशे उत्पादक के तृतीय उदाहरण सनई पादप के बारे में। सनई पादप से किस प्रकार से रेशे प्राप्त किए जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं। सनई वानस्पतिक नाम क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सनई पादप का वानस्पतिक नाम होता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सनई पादप लेग्यूमिनेसी अर्थात दाल वाले पादप कुल से संबंधित है। इसका कुल होता है लेग्यूमिनेसी। रेशे उत्पादक पादप भाग, पादप के किस भाग से रेशे को प्राप्त किया जाता है? पादप के स्तंभ फ्लोएम भाग से रेशे को प्राप्त किया जाता है। हम कह सकते हैं पादप से रेशे का मुख्य उत्पादन पादप के स्तंभ भाग से रेशे को निर्मित किया जाता है, अर्थात स्तंभ भाग से रेशे को प्राप्त किया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं आर्थिक महत्व। रेशम से प्राप्त सनई पादप से प्राप्त रेशे का उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस रूप में उसको बनाया जाता है? रेशों का उपयोग सनई
पादप से प्राप्त रेशों का उपयोग मछली पकड़ने का जाल व लंबी डोरियों के रूप में किया जाता है। सनई पादप से जो रेशा प्राप्त होता है उसका उपयोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने के जाल एवं लंबी डोरियों के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त टिश्यू पेपर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, फिल्टर पेपर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सनई पादप से रेशे को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। सनई पादप को काट लिया जाता है। काट लेने के पश्चात इसके बंडलों को जल से भरे हुए टैंकों में डाल दिया जाता है। लगभग 7 से 8 दिन तक ये सनई के पादप जल से भरे हुए टैंकर में पड़े रहते हैं। पड़ने के पश्चात ये धीरे धीरे गलने लगते हैं, जो कि क्रोटोलेरिया जीवाणु के क्लास्ट्रीडियम जीवाणु के कारण क्रिया की जाती है। इसे सड़ाने का कार्य किया जाता है। ये क्लास्ट्रीडियम जीवाणु इनको 6 से 7 दिनों के अंदर सड़ा देते हैं, जिसके बाद इन पादप की छाल धीरे धीरे हटने लगती है। सनई पादप से छालों को हटा लिया जाता है। हटाने के पश्चात इन छालों से सनई रेशे को प्राप्त कर लिया जाता है, अर्थात इन्हें कूटकर या किसी लकड़ी के हथेड़ों की सहायता से पीट कर पतले धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर उन धागों का उपयोग मछली पकड़ने के जाल, सिगरेट के लास्ट वाले भाग पेपर को टिश्यू पेपर के रूप में, पतली डोरियों के रूप में आदि में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से सनई पादप का भी उपयोग आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से रेशे उत्पादक पादपों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आने वाली वीडियो में अगले टॉपिकों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके लिए लगातार आप हमारे इस चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें।